हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज सुबह 10 बजे जो हम लोग 10 मिनट का एक टॉपिक कवर करते हैं, उस टॉपिक का नाम है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। और ये कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या चीज़ है इसके बारे में जानेंगे, न्यूज़ में क्यों है ये जानेंगे, प्रोसेस क्या है ये भी जानेंगे, ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है ये भी जानेंगे, प्लाज्मा क्या है ये भी जानेंगे, और अंत में हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखो, तुम्ही को फ़ायदा होने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हाट इज़ क्यों है, आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। तो देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी और बोला कि एक व्यक्ति जिसकी एज 49 ईयर एज थी, जो कि क्रिटिकल स्टेज में थे, इनको कोविड-19 हो चुका था, कोरोना वायरस ने इन पर अटैक कर दिया था, तो ये कोविड-19 डिजीज़ से ग्रसित थे। इनके ऊपर ये कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया और ये फाइनली पूरे अच्छे तरीके से मतलब फुल्ली रिकवर हो चुके हैं। और ना सिर्फ भारत बल्कि अन्य देश जैसे चाइना है, यूएसए है, साउथ कोरिया है, लगभग कई देश इस कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस वक्त, ना तो वैक्सीन कोई बन पाई है और कोई रास्ता है नहीं, तो ये एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो कि है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो आप समझते हैं क्या है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो देखो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इट इज़ एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। जो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है अभी आगे डायग्राम में देखेंगे, व्हाट इज़ निष्क्रिय मतलब व्हाट इज़ पैसिव इम्यूनिटी, इसको देखेंगे अभी। लेकिन ये पहली बार ये जो थेरेपी है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, इसको पहली बार 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के दौरान इसका प्रयोग किया गया। ठीक, अब मोटे तौर पे समझते हैं व्हाट इज़ कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, फिर डायग्राम में तुम्हें दिखाऊंगा आगे चल के। ठीक, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करो मुझे हो गया कोविड-19, मुझे कोरोना वायरस ने अटैक किया और मुझे हो गया कोविड-19 और मैं पहुंचा हॉस्पिटल। ठीक, और मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल में कुछ दिन एडमिट रहने के बाद, 14-15 दिन एडमिट रहने के बाद मैं रिकवर होना शुरू हो गया और फाइनली मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ। मैं घर लौटा रिकवर होकर, और घर जब मैं रिकवर होकर वापस लौटा हूँ तो मुझे पता लगा कि एक थेरेपी है जिसे बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जिसके द्वारा आदमी का मतलब किसी भी व्यक्ति का कोविड-19 डिजीज़ सही हो सकता है। लेकिन उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं रिकवर होकर घर पहुँचा हूँ तो मुझे अपना ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। मैं अपना ब्लड डोनेट करूँगा तो तुम पूछोगे ब्लड डोनेशन से क्या होगा। तो देखो मैं अपना ब्लड डोनेट करूँगा तो मेरे ब्लड के डोनेशन से क्या होगा कि मेरे ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डॉक्टर्स क्या, प्लाज्मा। पैथोलॉजी जाएगा और प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा उस ब्लड से, और ये प्लाज्मा उस व्यक्ति को इन्फ्यूज़, उस व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा जो कि कोविड-19 से परेशान है, जिसको कोविड-19 डिजीज़ हो रखी है। इससे क्या होगा, क्योंकि मैं कोविड-19 से लड़ चुका हूं, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, मेरी बॉडीज़ के अंदर इस कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता जनरेट हो चुकी है। तो मेरे अंदर से जो ब्लड निकलेगा जिसको मैं डोनेट करूंगा, उससे जो प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट होगा उसके अंदर भी तो एंटीबॉडीज़ होंगी, मेरी एंटीबॉडीज़ तो ही हैं। और अगर वो एंटीबॉडी किसी व्यक्ति के शरीर में जाएंगी तो उस व्यक्ति को भी वो एंटीबॉडी सही कर देंगी। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो अभी हमने मोटे अक्षरों में समझा, बस एक शर्त है, बस इस ब्लड डोनेशन के दौरान एक शर्त रखी गई है। ये रख बोला गया कि जब व्यक्ति रिकवर कर जाए और वो जब ब्लड डोनेट करने आए तो कम से कम रिकवर होने के 14 डेज़ के बाद ही ब्लड उसका लिया जाए। और एक और बोला गया, या तो 14 डेज़ के बाद लिया जाए या फिर 28 डेज़ के बाद ब्लड लिया जाए। ठीक है, एफडीए की गाइडलाइन है ये। तो या तो 14 डेज़ के बाद या फिर 28 डेज़ के बाद ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो क्या बोलते हैं अमेरिका की जो फूड एंड ड्रग एफडीए है, संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, इसने बोला है कि या तो ब्लड को 14 डेज़ के बाद लिया जाए या फिर ब्लड को 28 डेज़ के बाद लिया जाए। अगर आप 14 डेज़ के बाद ब्लड को लेते हो उस व्यक्ति का जो रिकवर कर चुका है, तो आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा ताकि ये देख लिया जाए कहीं ऐसा तो नहीं वापस से कोरोना रिकवर कर गया हो। और अगर आप 28 डेज़ के बाद ब्लड लेते हो उसका, तो आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति का ब्लड लेकर प्लाज्मा उससे निकाल लिया जाएगा और प्लाज्मा को किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको कोविड-19 डिजीज़ है उस पर इन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा ताकि वो सही हो जाए।
समझ में आ रहा है? यही है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। चलें आगे आगे चलते हैं। मैंने बोला कि जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है ये एक्चुअली में पैसिव, मैंने बोला ना पैसिव इम्यूनाइजेशन है। ये पैसिव क्या होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ होती है? तो देखो पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, मैं सुनना ध्यान से सुनना। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर कोई रेडीमेड एंटीबॉडी अगर डायरेक्टली दे दिया जाता है, किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? फॉरेन एजेंट से। तो उसे हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। फॉर एग्जांपल जब हमारा जन्म होता है तो हम माँ का मिल्क को हम लोग जनरली पीते हैं। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, एकदम छोटा होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत का जो मिल्क होता है उसमें कोलोस्ट्रम होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, उसको पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली में क्या है, ये जो फ्लूइड है, कोलेस्ट्रॉम है, इसमें क्या होती है? इसमें होती है एंटीबॉडीज़। कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? IgA। तो इन एंटीबॉडी, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली में इस पैसिव इम्यूनाइजेशन का तुम्हें एग्जांपल समझा रहे हैं कि नेचुरली जो हम बचपन में माँ के दूध से गेन कर रहे हैं एंटीबॉडी, ये कैसे ये ट्रांसफ़र हो रही है, ये इसे हम लोग कहते हैं फॉरेन एंटीबॉडीज़। तो लिखा हुआ ना साइड में, लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन एंटीबॉडीज़, जो हम बाहर से गेन कर रहे हैं वहाँ से। तो और जब हम पेट में होते हैं तो हम प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ गेन कर रहे होते हैं। तो एक तो तरीका है पैसिव इम्यूनाइजेशन का नेचुरल, जो है कि हम माँ का मिल्क पी रहे हैं, और एक बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो माँ का मिल्क पीते हैं। और सेकेंड है एक आर्टिफिशियल प्रोसेस जो कि है प्लाज्मा, मतलब कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जिसके थ्रू किसी व्यक्ति को बाहर से दी जा रही हैं एंटीबॉडी जो कि रेडीमेड है, ठीक है, उसके अंदर जनरेट नहीं हो पाई तो हम बाहर से उसको दे रहे हैं। ये है पैसिव इम्यूनाइजेशन। समझ में आया ना इस चीज़ को? तो यही है, क्या बोला गया इससे पहले हमने स्लाइड में क्या बोला, देखो क्या लिखा हुआ, इट इज़ एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि हम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी किसी की बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है पैसिव। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तुम, मैं पेन का यूज़ करता हूँ, पेन का यूज़ कर लूँ मैं। देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा है पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन एंटीबॉडीज़। नेचुरल कैसे, जब मदर का मिल्क पीते हैं बचपन में, और आर्टिफिशियल कैसे, तो ये लिखा है प्लाज्मा और रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज़। तो प्लाज्मा, यही तो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पैसिव इम्यूनाइजेशन का। ठीक, चलें आगे। अब देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। ठीक है, एंटीजन क्या है? तो देखो जब कोई, मान लो मैं होस्ट हूँ और मेरे ऊपर किसी एंटीजन, या एंटीजन का मतलब होता है कि लार्ज मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स जनरली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या है? पैथोजन का मतलब वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, ये सब क्या है? ये सब पैथोजन है। इनके ऊपर, इनके सरफेस पर ये प्रोटीन रहते हैं। इन्होंने मुझ पर अटैक किया, तो जब इन्होंने मुझ पर अटैक किया तो when these harmful agents enter the body, it induces an immune response in the body for the production of antibodies. For example, जैसे ही मुझे कॉमन कोल्ड वायरस ने अटैक किया तो मेरे अंदर की बॉडी से उस वायरस को रोकने के लिए एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएंगी। तो एंटीजन को रोकने के लिए एंटीबॉडी क्रिएट होती हैं। तो यही है एंटीजन। एंटीजन क्या है? दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। पैथोजन क्या है? सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, चलें आगे फिर देखें व्हाट इज़ एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या क्या होती हैं? तो एंटीबॉडीज़ ये भी प्रोटीन के ही टाइप्स हैं, ये भी प्रोटीन के टाइप्स हैं। ये कैसे? ये एंटीबॉडीज़ आर सीक्रेटेड बाय इम्यून सेल्स कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स। देखो दो तरह की सेल होती हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रोसेस को कैसे समझाऊंगा। देखो एक्चुअली देखो, इम्यूनिटी होती है दो तरीके की होती, एक होती है इनेट, एक होती है सहज प्रतिरक्षा, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब उसमें हम लोग हिंदी में कहेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इनेट हमको मतलब सहज प्रतिरक्षा का मतलब होता है जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर वो इनेट ऑलरेडी है, हमारे अंदर वो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी है। फॉर एग्जांपल कैसे? हम खाना खा रहे हैं और हमारे अंदर HCl बन रहा है, फाइनली वो क्या करता है? वो मारता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो वो HCl जो एक्चुअली बन रहा है वो हमारे अंदर इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी का काम कर रहा है।
समझ में आ रहा है ना? ये मैं तुम्हें मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ एकदम। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली में पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वायरस, बैक्टीरिया और फंगी इसके लिए मतलब एक दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरी बॉडी ने पहली बार किसी पैथोजन, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो और चाहे वो प्रोटोजोआ, उसको पहली बार एनकाउंटर किया। और जब पहली बार मुझे कोई बीमारी हुई तो मुझे जब वो एनकाउंटर मेरी बॉडी ने किया तो उसने मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी क्रिएट किए होंगे। इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं इसको हम। और जनरली ऐसा कहा जाता है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत लो, क्योंकि पहली बार हमने एनकाउंटर किया है ना वो डिजीज़, तो हमारा जो इंटेंसिटी होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स वो बहुत धीमा होगा। पता लगा हमको 10 दिन बाद वापस से वही बीमारी फिर से हो गई। तो अब की बार क्या हो रहा, अगर वो सब्सीक्वेंट इनकाउंटर हम बार बार करेंगे उस बीमारी के साथ, तो हमारी बॉडी जो होगी उस पैथोजन, उस वायरस या उस बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ से लड़ने के लिए सक्षम हो चुकी होगी। ठीक है। और ये सक्षम कैसे हुई होगी? तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब जब मैंने सब्सीक्वेंट इनकाउंटर किया तो मैंने सेकेंडरी रिस्पॉन्स किया होगा, उसको टर्शरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स किया होगा जनरली। इस सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं एनामेंस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं हम लोग इसको। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ये कैसे कैरीड आउट होते हैं? तो ये कैरीड आउट होते हैं एक्चुअली 2 लिम्फोसाइट्स की सहायता से। कौन से 2 लिम्फोसाइट हैं? एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, है ना, होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट, एक्चुअली में जो बी लिम्फोसाइट होती है ये हमारे बॉडी के अंदर आर्मी का काम करती है ना। ये एक्चुअली में प्रोटीन की आर्मी को पैदा कर देती है, प्रोटीन की सेना खड़ी कर देगी। जैसे ही बाहर से कोई होस्ट आएगा, जैसे ही कोई पैथोजन हमला करेगा, ये बी लिम्फोसाइट तुरंत प्रोटीन्स की आर्मी तैयार कर देगी। समझ में आ रहा है ना? ये जो प्रोटीन की आर्मी जो बी लिम्फोसाइट तैयार करता है इसे ही कहते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है। और एंटीबॉडीज़ को हम लोग जनरली जो शो करते हैं वो IgA, IgM इन फॉर्म में शो करते हैं। IgE इन फॉर्म में शो किया जाता है एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक, IgM को मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इस फॉर्म में इनको हम लोग शो करते हैं। तो ये तो हमको समझ में आ गया एंटीबॉडी। अब चलें आगे, प्लाज्मा क्या चीज़ है? तो देखो जो हमारी बॉडी में जो टोटल ब्लड है उसका 55% तो प्लाज्मा होता है। टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। ठीक, ब्लड के अगर कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें 55% प्लाज्मा है। और इस प्लाज्मा के अंदर 91% पानी है और उसके अलावा जो बचा हुआ 9% है उसमें विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, ये सब चीज़ें। ठीक है। विस्कस फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर्ड है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए अगर 91% पानी है तो कलर पीला क्यों है? तो ये तुम खोजो गूगल करके कि अगर 91% वाटर है प्लाज्मा में तो फिर ये कलर इसका येलो क्यों है। ठीक है, इसको ढूंढोगे तो तुमको कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट मिल जाएगा। बिलिरुबिन के बारे में तुमको कुछ पता लगेगा। बिलिरुबिन मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। तो क्या लिखा है? पॉइंट लिखा है दी प्रोटीन इन प्लाज्मा इंक्लूड्स एंटीबॉडीज टू असिस्ट इन दी बॉडीज डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिसीज एंड इन्फेक्शन। तो जो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं एक्चुअली में वो क्या करती हैं, वो किसी भी बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा क्रिएट करती हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा का बेसिकली काम क्या होता है समझ लो। मैंने इस डायग्राम में कहीं स्लाइड में लिखा नहीं है। प्लाज्मा का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट दी वेस्टेज मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो वेस्टेज मटेरियल है उसको किडनी या लीवर तक ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, साथ ही साथ टेम्परेचर को मेंटेन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, साथ ही साथ इसका मतलब होता है इसका जो ब्लड की pH होती है उसको भी मेंटेन करना। तो ये प्लाज्मा के काम है सारे के सारे। ठीक है, तो ये प्लाज्मा हमने देख लिया। अब देखो डायग्राम लिखा हुआ है कि हाउ कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी वर्क, किस तरीके से काम करती है, हाउ डज इट वर्क। ठीक, तो तुमने दिख रहा होगा, ये देखो जो रेड कलर से तुम्हें दिखाया जा रहा है ये है कोविड-19 पेशेंट, पूरा का पूरा इसको कोविड-19 डिजीज़ हो रखी है। इसने क्या किया, इसने रिकवर कर लिया तो ये सही हो गया। देखो हरे से दिखा है, अब सही हो गया ये। और जब सही हो गया तो इससे क्या ले लिया गया, इससे ब्लड ले लिया गया, इसका ब्लड ले लिया गया और इसके ब्लड को फाइनली
इसके ब्लड से प्लाज्मा निकाला गया और ये प्लाज्मा जो क्रिटिकली जिनको पूरा वो जो बहुत ही क्रिटिकली सीवियरली डिफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से उनको दे दो, या फिर जो अभी एक्सपोजर जिनको कोविड-19 का हुआ है उनको दे दो। इससे क्या होगा कि वो दोनों लोग ही कोविड-19 से सही हो जाएंगे। ठीक है, यही डायग्राम मैं तुमको समझा चुका हूँ कि मैं अगर हॉस्पिटल गया, मुझे अगर कोरोना हो गया तो मैं समझा चुका हूँ तुमको। आगे चलें। WHO ने इस कॉन्वलेसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन दी हैं। पहले क्या बोला, WHO ने बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इट मैंडेट्स अ डोनर्स परमिशन बिफोर एक्सट्रैक्टिंग प्लाज्मा। मेरा अगर तुम्हें ब्लड लेना है, उससे तुम्हें प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करना है, तो तुम्हें मेरे ब्लड लेने से पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं देना चाहता हूँ कि नहीं। फोर्सफुली नहीं ले सकते आप। ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, प्लाज्मा फ्रॉम ओनली रिकवर्ड पेशेंट मस्ट बी टेकन। जो पेशेंट रिकवर कर गए उनका प्लाज्मा चाहिए, सबका नहीं चाहिए, सबका निकालने में लगे हुए हैं, ये नहीं करना है। थर्ड लिखा हुआ है, डोनेशन मस्ट बी डन फ्रॉम पीपल नॉट इन्फेक्टेड विद, मतलब ये जिससे आप डोनेशन, जिसका ब्लड आप ले रहे हो उसको कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए। पता लगा HIV है उसको, हेपेटाइटिस है उसको, सिफिलिस है उसको, और कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो उसको है, तो वो डिजीज़ उसको नहीं होनी चाहिए। ठीक, इन्फेक्शन ना हो उसके अंदर कोई भी मतलब ऐसा इन्फेक्शन ना हो जो बहुत ख़तरनाक हो। बाकी तो वो कर ही लेते हैं सही। जब प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि ब्लड से तुरंत प्लाज्मा निकल आता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फोर्थ लिखा हुआ है, इफ होल ब्लड इज कलेक्टेड द प्लाज्मा इज सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। ये तकनीकी है, इसके द्वारा प्लाज्मा को ब्लड से अलग किया जाएगा, या तो सेंट्रीफ्यूगेशन या अथवा उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक। और फिफ्थ मैं तुमको बता चुका हूँ कि ये मैं तुम्हें FDA की गाइडलाइन बता चुका हूँ। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ प्लाज्मा नीड्स टू बी कलेक्टेड अगेन फ्रॉम द सेम पर्सन इट मस्ट बी डन आफ्टर 12 वीक ऑफ द फर्स्ट डोनेशन फॉर मेल्स एंड 16 वीक फॉर द फीमेल्स। अगर आप मुझसे, मैं एक बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, तो मुझसे, मैं मेल हूँ, तो मुझसे 12 सप्ताह के बाद आप दोबारा वो ब्लड ले सकते हो, मैं डोनेट करूँगा। और किसी महिला से आप, अगर वो एक बार डोनेट कर चुकी है, तो उससे आप 16 सप्ताह के बाद दूसरी बार ब्लड डोनेशन के लिए कह सकते हो। ठीक है, ये गाइडलाइन है WHO की। चलिए आगे। मैंने बोला कि भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ट्रायल करने की आज़ादी दे दी है। सबसे पहले उसने केरला को नोट दिया था, उसके बाद अन्य स्टेटों को दे दिया। दिल्ली ने अभी पहली बार कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ कर लिया है। ये एक एपेक्स बॉडी है इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, पहले ये क्या थी, इसका पहले नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, बाद में 1949 में इसको बोला गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, किसके द्वारा फंड होता है, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लाज्मा थेरेपी हैज़ बीन यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। इनमें से किस डिजीज़ को सही करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जा चुका है। तो देखो, पेन ले लिया जाए, ध्यान रखो H1N1 के लिए किया जा चुका है, इबोला के लिए किया जा चुका है, मर्स के लिए किया जा चुका है और सार्स के लिए किया जा चुका है। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी एबव। सभी भी, इनमें जो सभी सारी बीमारी लिखी, इन सभी बीमारियों के लिए कन्वोल्यूसेंट प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा है, मेरा इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ICMR फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो ये देखो, मेरा इंडिया प्रोग्राम जो है ये मलेरिया को 2030 तक पूर्ण रूप से इरेडिकेट करने के लिए चलाया हुआ प्रोग्राम है। तो इसका आंसर है डी, याद रखना, मेरा इंडिया प्रोग्राम। ठीक, चले आगे। लिखा है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा। पहला स्टेटमेंट लिखा है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट आउट प्रोडक्ट इन बॉडी। तो जो वेस्टेज है बॉडी के अंदर, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, प्लाज्मा। सही या गलत मैं तुमको इस वीडियो में बोल चुका हूँ। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 लिखा है, इट हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये भी मैं तुम्हें इसी ही वीडियो में बोल चुका हूँ, ध्यान से सुनो, को सुनाई दे जाएगा। और स्टेटमेंट 3 लिखा हुआ है, प्लाज्मा कंटेन्स फिब्रिनोजिन विच हेल्प्स टू रिड्यूस एक्टिव ब्लीडिंग। एकदम सही, ये वाला स्टेटमेंट मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, प्लाज्मा में फिब्रिनोजिन पाया जाता है और इस फिब्रिनोजिन का काम क्या होता है, एल्बुमिन भी पाया जाता है। ठीक, फिब्रिनोजिन भी पाया जाता है, ग्लोबुलिन भी पाए जाते हैं। तो ये फिब्रिनोजिन का काम होता है ब्लड को क्लॉट करने का। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन, इन दोनों का काम है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को जमा देना। जैसे ही आपको चोट लगेगी तुरंत ब्लड जम जाता है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग होती है फिब्रिनोजिन के कारण। ठीक, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, प्लाज्मा का काम है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट इन बॉडी।
दूसरा स्टेटमेंट है इट हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और तीसरा स्टेटमेंट है प्लाज्मा कंटेन्स फिब्रोनोजिन विच हेल्प्स टू रिड्यूस एक्टिव ब्लीडिंग। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर है इसका ए सही, ए सही है इसका। ठीक है, इसी वीडियो के साथ आज का टॉपिक होता है ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे एक एनर्जी मिलती है तो मैं वीडियो और अच्छे से बनाने की कोशिश में रहता हूँ। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।